तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि जो भी छात्र 2023 में देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी शानदार साबित होने वाला है। जी दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है ना एक एक टॉपिक जो है ना एक एक क्वेश्चन वाइज जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन कराने वाले हैं चैप्टर 1 मैथ का। ठीक है, ये चैप्टर 1 मैथ का जो है ना जो कि मैंने पूरा का पूरा एक्सरसाइज है ना एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिया हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वो पहले देख ली, उसके बाद जो है ना ये आपको ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और हमारा चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, और एक एक करके आपको है ना क्वेश्चन को सोल्यूशन कराऊंगा। आपको 4 ऑप्शन दूंगा जिससे है ना आपके है ना एग्जाम में आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते रहिएगा। मैं क्वेश्चन बोलूँगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कि ए होगा कि बी होगा, सी होगा कि डी होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले रियल नंबर का पहला चैप्टर है। ठीक है, हमारा रियल नंबर। ठीक है, REA रियल नंबर्स NUMBERS नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर जो है ना पहला चैप्टर हमारा, और इस चैप्टर का जो मैं बात किया जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है ना इतना क्वेश्चन पूछता है कि मत पूछिए। तो इससे आप जो है ना मैथ पढ़ते हैं सब्जेक्टिव के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करना है। अगर ऑब्जेक्टिव में आप कमांड कर लेते हैं तो मेरा ये गारंटी है कि आपको 50 में 50 ऑब्जेक्टिव उठा लेगा। ठीक है, क्योंकि नंबर जो उठता है ऑब्जेक्टिव से ही काफ़ी नंबर उठता है। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, अगर सब्जेक्टिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपका बन जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, यहाँ देखिए कहता क्या है कि π/3 है, π/3 है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए पहला है ए में परिमेय संख्या, बी में है अपरिमेय संख्या, सी में है पूर्णांक संख्या, जबकि पूर्णांक संख्या जबकि डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया था, इनमें से इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले π/3 की बात किया जाए तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ। ठीक है, तो π/3 है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में क्या दिया हुआ है भाई, ए में दिया हुआ है परिमेय संख्या। ठीक है, ए में क्या दिया हुआ है परिमेय संख्या, बी में दिया हुआ है आपको ऑप्शन अपरिमेय, सी में जो दिया हुआ है आपको ऑप्शन पूर्णांक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है पूर्णांक, और डी में जो ऑप्शन दिया हुआ है कोई नहीं, जिसको नॉन ऑफ दीज बोलते हैं। ठीक है, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं लिख दीजिए हिंदी में, कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहली वीडियो मैंने आपको बताया है कि पाई जो होता है ना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 होता है वह परिमेय संख्या है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये हम नहीं कर रहे हैं, आपके किताब में भी ये लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको जानिए। ठीक है, तो पाई जो होता है ना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय, जबकि पाई जो है ना 22/7 होता है, और 22/7 है ये पाई का वैल्यू है। ठीक है, पाई का क्या है वैल्यू है, तो 22/7 है वो क्या कहलाएगा परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्यों कहलाएगा, तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जो PYQ के रूप में होता है क्या कहलाता है परिमेय संख्या कहलाता है, तो आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए P है और यहाँ पे क्या है Q है, तो PYQ के रूप में है ना, इसलिए ये परिमेय संख्या जाना जाता है। लेकिन जो है ना पाई जब भी आपको मिलेगा तो पाई में आपको बटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दिक्कत वाली बात नहीं, इस तरह से भी रहेगा, या सिंगल पाई ही रहेगा। लेकिन जैसे पाई देखिएगा तो कहिएगा सर जी इसका आंसर अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दिए वीडियो को और शेयर कर दिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, ठीक है,
तो बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेते हैं, अगर कमेंट करते हैं तो हम बहुत मोटिवेट होते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए मैं एक एक टॉपिक आपको क्लियर कराता रहूँगा इसी तरह, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है, ठीक है। 3 ऑप्शन में है, 3, 6, 4, 5, ठीक है। 3 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है, ठीक है। और कहता है 144 में अभाज्य गुणनखंड में जो है ना 2 का घात पूछ रहा है, ठीक है। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड को हम कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए सिंपल तरीका है, इसको हम मिटा देते हैं, समझे। यहाँ देखिए 144 दिया हुआ है, ठीक है। 144 दिया, इसमें कहता है कि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि 2 का घात कितना है, ठीक है, कितना है, इस तरह से पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है, मैं बताया हूँ 3, 6, उसके बाद 4, उसके बाद क्या है 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 144 का फैक्टर तोड़ेंगे। यहाँ से देखिए 144 का फैक्टर तोड़ लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 2 साते 14 और यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, ठीक है। अब यहाँ से 2 से लगाएंगे फिर से, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, 2 से तो 36 मरतबा, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या मरतबा 18 मरतबा, अब जबकि 2 से लगाएंगे तो क्या मरतबा 9 मरतबा, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा था क्या कि 2 का घात कितना है, तो 2 ही संख्या देखेंगे, 2 ऐसा अंक है उसको ढूंढेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर मैं इसको आगे काटने की कोशिश कर रहा हूँ तो कितना से कट रहा है भाई, तो 3 से कट रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 144 को इस तरह सजा देंगे और सजाने के बाद जो है ना 2 गुने 2 गुने ये वाला जितना है मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद हमसे अब इसका आंसर ढूंढना है। अभाज्य गुणनखंड तो तोड़ दिया, इसका 2 का घात कितना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, 2 कितना मरतबा आ रहा है 4 मरतबा, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा भाई 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का घात पूछ रहा था, 3 नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए इसको हम नहीं गिनेंगे, 2 को गिनेंगे 1 2 3 4 मरतबा है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहेंगे सर जी तो कहाँ जाएगा, तो हमने बताया था सी में इसका आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 45 और 60 का मौसा ज्ञात करना है। तो मौसा कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपको पता है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा मौसा भी निकलता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा भी मौसा निकलता है, तो उस तरह से आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो 45 और 60, यहाँ देखिए क्वेश्चन को समझिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 45 और 60 का क्या करने का मौसा निकालना है, ठीक है। तो 45 भाई 45 और 60, ठीक है, 60 इसका मौसा निकालना है। इस दोनों में से सबसे बड़ा कौन है भाई, तो सबसे पहले आपको मैं सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ जो है ना मैंने बचपन में आप लोग सीखे होंगे, ठीक है। तो उस तरीके से आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पर 60 लिख देना है और 45 से भाग देना है। तो 45 से हम 45 2 मरतबा लगाएंगे तो 90 हो जाएगा, लेकिन 90 तो है ही नहीं, इससे कम या तो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 15 बचेगा, फिर यहाँ पर इसको उतार देंगे यहाँ पर 45 को, फिर 5 कितना होगा 45 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा भाई 45 में 60 के हम सबसे पहले 60 में भाग दिए किससे 45 से, तो शेषफल कितना आया तो 1 आया, और जोड़ेंगे तो कितना आया 15 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से फिर अब हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे बड़ा अंक 45 है तो 45, उसके बाद क्या लिखाएगा भाई तो 15 लिखाएगा। उसके बाद जो है ना 15 में कितना से गुना किए हैं तो 3 से, और नीचे कितना आया तो 0 आ गया है। अब यहाँ से देखिए ये b का जो मान होता है इसका मतलब क्या है, HCF जो का मान होता है HCF हमारा 15 हो जाएगा, इसका HCF कितना होगा भाई तो 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर इसको हम बोलते हैं A, इसको बोलते हैं B, इसको बोलते हैं Q, और जब को इसको बोलते हैं R, ठीक है। तो यहाँ भी A बराबर BQ प्लस R, ये एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा 15, तो ऑप्शन नंबर कहेंगे सर जी कहाँ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 45 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर होगा करेक्ट, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, चलिए अगला क्वेश्चन जो है ना इस प्रकार का दिया हुआ है कि 12/7 जो है ना एक परमेय है, एक संख्या है, क्या है बताइए 12/7 है
वो क्या है, एक संख्या है, तो इसमें पूछ रहा है कि परमेय है, अपरमेय है, पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 12/7 की बात किया जाए तो 12/7 जो है ना P/Q के रूप में है। ठीक है, P/Q के रूप में है और ना ही इसमें रूट है, समझे, जिसमें कोई रूट वगैरह नहीं है। तो जब भी P/Q के रूप में होता है तो क्या कहलाता है, तो बाबू आपको सबसे पहले पता होगा कि सर जी परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। तो हमारा आंसर हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अब अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया हुआ है π√7, √2/√5, उसके बाद 3√75/48। ठीक है, √48 में दिया हुआ। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ था। सबसे पहले इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए, तो इस तरह से हमारा आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें से हमको ढूंढना क्या, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या नहीं है तो इसको परिमेय संख्या को ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, अगर पाई की बात किया है तो मैं पहले ही बताया हूँ कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ये तो होगा ही नहीं इसका आंसर। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो √7 जो है ना, √7 का जो रूट निकालेंगे, रूट से बाहर करेंगे तो इसका वर्गमूल तो निकलबे नहीं करेगा। तो क्या कहलाएगा, यह भी अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर 49 रहता, ठीक है, रूट में, तो हम इसका वर्गमूल कितना निकलते हैं, 7 निकलते हैं। ठीक है, तो है ही नहीं है, तो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो यह भी नहीं होगा इसका आंसर। परिमेय हमको ढूंढना है, अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रूट का इसको हम काटेंगे तो ये कटने वाला है ही नहीं, क्योंकि 2 के पावर में 5 तो आता ही नहीं है। और यहाँ पर बात किया जाए तो 2 का रूट नहीं निकलेगा ना, रूट 5 का निकलेगा, तो अभी अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और आगे में बात किया जाए तो 3 रूट से इसका जो है, यहाँ देखिए 3 से ही कट जाएगा। ठीक है, इसको 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 पंचे 15। ठीक है, यहाँ पर रूट और उसके बाद 3, जो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ पहले यहाँ पर हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 3 दूना 6 और 3 पंचे 15 बट्टा में, और इसको भी 3 से काटेंगे तो है रूट में 3 एकम 3 और 3 छक्के 18। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से देखिए इसका परिमेय संख्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा, इसलिए होगा क्योंकि √25 का जो होता है ना 5 होता है वर्ग, इसको निकालेंगे रूट से बाहर तो कितना होगा 5, अगुन है इधर कितना भाई, तो 3 है, तो 3 बट्टा में, और 16 का रूट कितना होता है भाई, जो 4 होता है, 5 या 15 बट्टा में 4, यानी कि P/Q के रूप में होता है। क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना आगे दिया हुआ, यहाँ देखिए 15 बटा जो है ना इसमें से आया था 4, यानी कि P/Q के रूप में परिमेय संख्या कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा सही आंसर। चलिए तो आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आगे इस प्रकार कहता है, क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 हो गया। 6 में कहता है कि दो घन पूर्णांक ए और बी है, उसका मौसा ए बी है, यानी कि मौसा ए बी गुने लसा ए बी बट्टा में ए बी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इसके है ना ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो मौसा और लसा जो है ना, जब कोई संख्या आपस में बराबर होता है, ठीक है, तो उसका मौसा गुने लसा बट्टा में ए बी होता है, यानी कि HCF गुने LCM यहाँ पर होता है HCF गुने LCM। अब यहाँ पे LCF का मान मान ले A और HCF LCM का मान क्या होता है, B मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम HCF गुने LCM अब बट्टा में A गुने B इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका जो मान होता है वो कितना होता है भाई, 1 के बराबर होता है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सअभाज्य युग्म है। ठीक है, तो सअभाज्य युग्म कौन होता है, सअभाज्य युग्म जो है ना, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है। तो देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ देखिए सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए सबसे पहले आपको समझिए। सबसे पहले ऑप्शन में ए में दिया हुआ है 15, उसके बाद कितना दिया हुआ है, तो 15, 20 दिया हुआ है। ठीक है, बी में जो दिया हुआ है ऑप्शन, यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, तो बी में 9, 16 दिया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ देगा। सी में दिया हुआ है 13, उसके बाद कितना है 13, 52 दिया हुआ है। ठीक है,
इस तरह से, और डी में जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है भाई, तो 21,84 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसका सबसे पहले सहभाज्य की बात किया जाए तो दोनों का डिस्टेंस में कुछ ना कुछ अंतर आना चाहिए, अपरिमेय संख्याओं का अंतर आना चाहिए, ठीक है। यह है पहला नियम। दूसरा नियम यह है कि इसको आप आराम से समझ सकते हैं, जिसका वर्गमूल निकल गया वो परिमेय संख्या यानी कि सहअभाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो सहअभाज्य देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 15 का रूट करेंगे तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। जबकि 20 का भी रूट किससे बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। 13 का भी रूट से बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, 52 का भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। 21 का भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ना 84 का रूट से बाहर निकलेगा। तो 9 का रूट कितना होता है भाई, 3 होता है, जबकि 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है। ये दोनों का निकल रहा है, ठीक है। तो हमको ढूंढने में बहुत आसानी होगा। और ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा सर जी, तो बी में जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार का कहता है कि 0.7 जो ना उस पर रैकरिंग लगा हुआ, ठीक है। 0.7 इस तरह के सवाल को आपको बनाना बहुत ही ईजी है, ठीक है। 0.7 तो इसका जो ना कहता है क्या है कि 0.7 है क्या, किसके बराबर है बताइए। तो 7/9, 7/90, 7/ उसके बाद 99 और 7/10। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसको आपको हम समझाते हैं कि जैसे आपको दशमलव के बाद रेकरिंग है, ठीक है। अब ये कितना अंक पर रेकरिंग है, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, ये कितना अंक पर रेकरिंग है। तो 1 अंक पर ना रेकरिंग है, तो सबसे पहले इस अंक को लिख दीजिए 7। अब बट्टा में ये कितना अंक पर रेकरिंग है, तो 1 अंक पर रेकरिंग है, तो इसका आंसर क्या होगा 7/9 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे मैं और कॉन्सेप्ट देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए 0.9 उसके बाद 8 दिया, ठीक है। अब इस पर रेकरिंग दे दिया इस तरह से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, तो सबसे पहले यहाँ पर 9 8 लिखा जाएगा। अब बट्टा में 1 और 2 क्या वो कितना के ऊपर रेकरिंग है, तो 2 के ऊपर रेकरिंग है, तो 2 नीचे 9 लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 8 डिग्री गुने 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0, ठीक है। तो इस तरह के सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको समझिए, ठीक है। 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0, इसका आंसर क्या होगा भाई। तो ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ, 1 दिया हुआ, 16 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आंसर बताएं। यहाँ देखिए सबसे पहले समझाते हैं आपको कि यदि किसी भी पावर के अंदर अगर 0 रहे, किसी भी संख्या के पावर में 0 रहे, तो इसका मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, याद रखना, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर 8 के पावर 0, इसका मान कितना होगा भाई, कोई भी संख्या यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर इसका मतलब नहीं कि खाली 5 या 8 होगा, ऐसा नहीं है, कोई भी यहाँ पर संख्या होगा, लेकिन यहाँ पर जो मान होता है वो मान आपको 0 होना चाहिए, ठीक है। तो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 के पावर 0 इसका मतलब 1 हुआ, अगुने 2 के पावर 0 इसका मतलब 1। तो 1 से 1 में गुना करेंगे कितना होगा बाबू, तो 1 होगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको सवाल दिया जाएगा, ऐसे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इसका भी आंसर क्या होगा, तो कहोगे आँख मिचोली करके आंसर लगाएंगे कि सर ये इसका पावर 0 1, इसका भी पावर 0 1, मतलब क्या हो गया, 1 हो जाएगा सही आंसर। चलिए बहुत अच्छे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ए और बी सहअभाज्य कहलाते हैं यदि महत्तम समावर्तक जो है ना बराबर है। तो 0 है, 1 है, 2 है और उसके बाद है ना -1 है, ठीक है। तो देखिए 2 अभाज्य संख्या दिया हुआ जिसका नाम क्या है, ए और उसके बाद बी दिया हुआ, ठीक है। अब कहता क्या है, महत्तम समावर्तक कहलाते हैं, समझिए। महत्तम समावर्तक ए बी है, वह किसके बराबर, ठीक है। तो देखिए इसमें हम कहेंगे कि सर जी इसमें 2 संख्या दिया हुआ है, एक तो पहला एचसीएफ दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कितना संख्या किसके बराबर है भाई, तो 2 के बराबर है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए बहुत अच्छे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि यदि 2 संख्याओं का मौसा महत्तम समावर्तक, जिसको बोलते हैं मौसा को ही महत्तम समावर्तक बोलते हैं, ठीक है। तो मौसा 25 है और उसका लसा 50 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। यहाँ देखिए, हाँ यहाँ देखिए 2 संख्याओं का
गुणनफल फल बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM, ठीक है, इस तरह से होता है। अब यहाँ से देखिए HCF और LCM यहाँ पर मान दिया हुआ, ठीक है, दो संख्याओं का मौसा, मौसा का मतलब क्या होता है, HCF हो गया, ठीक है, और लसा का मतलब LCM, ठीक है। मौसा का जो मान दिया हुआ है, मौसा का जो मान दिया हुआ कितना दिया हुआ है, तो मौसा का मान 25 दिया हुआ है, ठीक है। जबकि लसा यानी कि लसा का जो मान है, लसा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मौसा का मतलब HCF हो गया और LCM हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लसा का जो मान है कितना दिया हुआ है, तो जो लसा का जो मान है हम बता देते हैं 50 दिया हुआ है, ठीक है, 50 दिया हुआ है। और इसमें कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल का जो मान है वो कितना होगा। तो सबसे पहले एक सिंपल तरीका है, दो संख्याओं का गुणनफल इससे पूछ रहा है, तो HCF का जो मान है कितना है, यहाँ देखिए 25 है, तो यहाँ पर 25 रख देंगे, और LCM का जो मान है कितना है, 50 है, तो 50 रख देंगे। इसको हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 1250 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा सर जी, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब ए में जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, बताइए निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या। मैंने पहले ही बता दिया हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, आप एक एक करके देखते रहिए, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, ठीक है ऐसे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, 91, 213, 41 और 501 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए अभाज्य की बात किया जाए, अभाज्य, ठीक है, अभाज्य पूछ रहा है तो सबसे पहले 91 दिया हुआ है, 91, उसके बाद 213, उसके बाद कितना दिया हुआ है 213, उसके बाद जो है ना 41, उसके बाद दिया हुआ कितना, तो उसके बाद जो है ना 501 हो, ठीक है। इस तरह से हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से और अपने आप से यानी कि 2 मर्तबा कटना चाहिए, या तो एक से कटेगा और नहीं तो जो संख्या लिखा हुआ है उसी से कटेगा, तीसरा कोई संख्या इसमें काट नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ देखिए 91 की बात किया जाए तो यहाँ देखिए ये क्या है, ये 13 से और 7 से या दोनों से कटेगा, ठीक है, और पहले तो 1 से कटेगा, तो इसमें कितना मरता आ रहा है, तो 3 मरता आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए इसको भी है ना, देखिए मैं अगर बात किया जाए तो 3 से भी कटेगा, ठीक है, और यहाँ पर 3 से कटेगा, 1 से भी कटेगा, और भी संख्या से भी कटेगा, समय 213 से भी कटेगा, 3 मरतबा कट रहा है, ठीक है, और ये तो 91 से और से कटेगा, यानी कि ये 4 मरतबा है, टोटल मिला के 4 मरतबा और 3 मरतबा कट रहा है, ठीक है। तो ये होगा ही नहीं क्योंकि 3 संख्या आ रहा है इसमें, टोटल तीन संख्या आ रहा है, ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। इसमें देखते हैं पहले इसका बात किया जाए, तो इसको भी देखते हैं, तो भाई ये अभी कटेगा समय इस तरह से, और भी संख्या से कटेगा, तो 41 जो है ना ये कन्फर्म है, ठीक है। 41 की बात किया जाए तो 1 से कटेगा और 41 से कटेगा, ठीक है, और कोई इसको संख्या काट नहीं सकता, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, तो 41 हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, हम लोग एक एक करके पहचान जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि A बराबर BQ प्लस R महत्तम समाप्त वर्तक A, B बराबर महत्तम समाप्त वर्तक डॉट डॉट डॉट, वहाँ पर 2 स्थान खाली दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले A बराबर BQ प्लस R की बात किया जाए तो यह एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है, ठीक है, और इसमें ना महत्तम समाप्त वर्तक और लघुत्तम समाप्त वर्तक जो है इस तरह में उसमें जो 2 मान दिया है ना बराबर दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें कौन ऐसा मान भराएगा जो ये पूरा का पूरा विभाजित कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। क्या होता है कि ये जो मान है ना ये इसका भाई होता है, और ये जो मान इसका भाई होता है, ये जो मान इसका भाई होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो HCF जब निकालते हैं, HCF जो निकालते हैं HCF, तो HCF किसके बराबर होता है, तो HCF में 2 चीज़ देखना पड़ता है, ये क्या, एक B देखना पड़ता है, एक क्या देखना पड़ता है, R देखना पड़ता है। अगर B का मान और R का मान सही आ गया तो इसका मतलब ये हमारा HCF जो निकला है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें से जो हम आंसर निकालेंगे क्या निकालेंगे, B और R हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आगे तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कि 2 संख्याओं का मौसा कितना होगा, 2 संख्याओं की मौसा की बात किया जाए तो कितना होगा, ठीक है। तो दो लगातार संख्याओं का मौसा, ठीक है।
4 होगा, 2 होगा, 0 होगा और 1 होगा, ठीक है। तो 2 लगातार संख्याओं का मौसा, देखिए यहाँ पर 1 और 2, इसका मौसा निकालेंगे तो कितना होगा भाई, तो 1 होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा, सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, रूट 12 है, तो रूट 12 क्या है, परमेय संख्या की अपरमेय संख्या। तो 12 को अगर रूट की बात किया जाए तो यहाँ देखिए कि रूट से अगर बाहर निकालेंगे 12 को तो निकलेगा नहीं, ना निकलेगा, तो क्या कहलाएगा, अपरमेय संख्या कहलाएगा। सिंपल है, बहुत ईजी है, मत पूछिए, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित संख्याओं में से दशमलव के रूप में लिखने पर कौन सा दशमलव प्रशांत शांत होगा, ठीक है। तो इसको है ना, इसको दशमलव के रूप में लिखने पर जो है ना, कौन सा दशमलव प्रशांत जो है ना वो शांत होगा, ये आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन को हम पढ़ते हैं पहले, उसके बाद जो है मैं एक एक करके आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हाँ ऑप्शन दिया हुआ है 11 बट्टा कितना दिया हुआ भाई, हाँ 1/11, 1/11। अगला ऑप्शन जो है 2/13, 2/13। और उसको अगला ऑप्शन जो है 4.1/8। उसके बाद अगला ऑप्शन है 22/7, ठीक है, 72/7। अब यहाँ पर देखिए 22/7 जो है ना, यहाँ देखिए इसमें कहता है निम्नलिखित परमेय संख्याओं को जो है ना, जो संख्या परमेय संख्या के रूप में है उसको दशमलव के रूप में लिखने पर निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। तो मैं पहले ही बता दूं कि जिसका दशमलव प्रशांत जो है ना शांत होगा तो वो संख्या परमेय संख्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, परमेय संख्या। जिसका दशमलव प्रशांत शांत होगा क्या कहलाएगा, परमेय संख्या। याद रखिएगा एक एक करके, ठीक है। तो 22/7 के रूप में दिया है तो ये क्या है, P/Q के रूप में दिया है, क्या कहलाएगा, परमेय संख्या, यानी कि ये शांत कहलाएगा। तो कहोगे सर जी यह भी तो P/Q के रूप में दिया है, यह भी दिया हुआ है, यह भी दिया हुआ है, तो आप इसको क्यों नहीं शांत कहें। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1 से मैं अगर काटूंगा 11 को, तो यहाँ पर देखिए 1 से पारा में 11 कटेगा, 1 कटेगा, 11 के पारा में 1 कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसके लिए 0 बैठाएंगे, यहाँ पर भी 0 बैठाएंगे, दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पर 0 बैठाएंगे, यहाँ पर भी 0 बैठाएंगे, और यहाँ पर 11 99, ठीक है, 99। फिर कितना आ रहा है, तो भाई 1 आ रहा है, फिर 0, फिर 0, फिर 11 99, इस तरह से फिर 1 आ रहा है, फिर 0 0, फिर 11 99। यानी कि ये संख्या कभी कटता ही नहीं, खाली 1 1 1 1 और 9 9 9 यहाँ आता रहेगा, इस तरह से डॉट डॉट, ठीक। तो जो संख्या डॉट डॉट आएगा वो क्या कहलाएगा, तो जो संख्या डॉट डॉट आएगा वो अपरमेय संख्या कहलाएगा, मैंने पहले ही बताया हूँ, ठीक है। और जो संख्या डॉट डॉट नहीं आएगा, जो कट जाएगा, वो क्या कहलाएगा, परमेय संख्या। जैसे 22/7 की बात किया जाए तो अगर हम 22/7 को काटेंगे तो यहाँ देखिए, पहले यहाँ पर 7 से भाग करना है 22 में, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ देखिए 7 3 कितना हुआ भाई, 21 हो गया, और इसमें कितना बचेगा, तो 1 बचेगा, 0, फिर 7 कम 7 हो जाएगा, 3 बचेगा, फिर 0 7 होगा 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, 0 7 दूना 14 हो जाएगा, उसके बाद 6 बचेगा 0, और 7 का 7 7 8 56, ठीक है, 4 0, उसके बाद 7 5 35, फिर यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ पर 50 7 7 49 तक, और यहाँ पर देखिए 1 0 आ गया, और यहाँ पर भी 1 0 आ गया, ठीक। तो यहाँ देखिए ये संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर संख्या रिपीट हो रहा है, नहीं ना रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो एक आगे लाएगा, परमेय संख्या का लाएगा, और परमेय संख्या में ये दशमलव प्रशांत शांत हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे जो है ना आप काट के देख लीजिएगा एक एक करके, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है ना, निम्नलिखित में किस गणितीय ने द बुक ऑन द गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ ने, एक महाप्रसिद्ध वैज्ञानिक था जो गणित के लेखक जो हैं, जिनका बुक जो है, बुक का नाम क्या है, द बुक ऑन द गेम्स ऑफ चॉइस, ठीक है। ये पुस्तक का नाम है, ये एक बुक का नाम है। इसके लेखक कौन है ये पूछ रहा है, ठीक है, इसमें एक लेखक कौन है। तो देखिए सबसे पहले ये जो बुक दिया हुआ है द बुक ऑन द गेम ऑफ चॉइस, तो ये जो है एक ताश का जो खेल होता है, हम लोग चैप्टर नंबर 15 में जाएंगे तो पढ़ेंगे एक एक करके। तो उस चैप्टर से ये चैप्टर लिया गया है, ठीक है, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया। हालांकि ये चैप्टर नंबर 1 में ही दे दिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका जो आंसर देंगे, इसका आंसर क्या होगा, तो भाई तो देखिए इसका जो आंसर मैं बताऊँ तो जे कार्डन हो जाएगा। क्या होगा, जे कार्डन, याद रखिएगा क्या होगा, जे कार्डन, कार्डन, ठीक है, याद रखिएगा
जे कार्डन होगा इसका आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है √3। √3 है तो √3 आपको पता है ना कि √3 क्या, आप तो बता दीजिएगा कि रूट से जो बाहर नहीं निकलता क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा, देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जाएगा बिल्कुल सही जवाब, वो कहाँ जाएगा, सी में जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, यह एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, यदि a बराबर इतना है और b बराबर इतना है तो ए बी, यानी कि a बराबर इतना है और b बराबर इतना है तो उसका लॉसा क्या होगा, ठीक है। यहाँ से क्या पूछ रहा है, लॉसा पूछ रहा है। लॉसा का मतलब क्या होता है, एलसीएम। लॉसा का मतलब क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको लिख के समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा बिल्कुल करेक्ट जो है ना। एक एक करके पॉइंट को देख लीजिए, बिल्कुल है ना, यही एग्जाम में आपको पूछेगा। अभी से आप तैयारी में लग जाइए, आपका एग्जाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहाँ देखिए, हाँ यहाँ क्या दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है 2 के पावर a बराबर दिया हुआ है, a बराबर कितना दिया हुआ है, 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5। b का मान जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, तो 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, इस तरह से दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालना है, तो लॉसा का मतलब क्या होता है भाई, एलसीएम होता है, ठीक है। तो एलसीएम निकालना है आपको। तो यहाँ देखिए सबसे पहले एलसीएम का जो कहता है अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ा घात है, ठीक है। तो सबसे बड़ा घात में दोनों अंक मिल रहा है, तो ये 2 और ये 2 दोनों मिल रहा है। इस दोनों का घात सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें घात सबसे बड़ा है ना, 2 के पावर 4 लिख दिए। अब ये नहीं लिखागा, ये लिखा जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, दोनों में घात बराबर, तो 5 लिख दिएगा, 5, उसके बाद 7। जब इसको आप गुना कीजिएगा इस तरह से, आपको गुना करने के बाद जो है ना आपका जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा पता है आपको, तो 1680 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1680 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ आ जाएगा, तो डी में जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 20 + √2 √2 जो है ना क्या है, तो देखिए 2 + √2 की बात किया जाए तो ये क्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये बाहर वाला अंक को नहीं देखना है, आपको रूट वाला अंक को देखना है, और रूट से जो बाहर निकलता है वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। और बाय चांस इसके जगह पर ऐसे रहता तो ये परिमेय संख्या कहलाता है, क्योंकि 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, तो ये रूट से तो बाहर निकल जाता है ना, तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ देखिए कहता है, हाँ 21 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, तो दिया हुआ रूट अंडर में 1/144, रूट अंडर में 50/500 और रूट अंडर में 32 और रूट अंडर में फिर दिया हुआ अगला 5 + √2 √5, ठीक है। इसमें पूछ रहा है परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या कौन कहलाएगा, तो आपको मैं एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व करवा देता हूँ। देखिए गौर से देखते रहिए, वीडियो को लाइक कर दिए भाई, समझिए। देखिए यहाँ पर 1/144 की बात किया जाए, ये रूट सब में रूट है, ठीक है। अगला जो है ना दिया हुआ है 50/500, ठीक है। उसके बाद अगला दिया रूट जो दिया है वो क्या दिया हुआ है, तो 32 दिया हुआ है। जो अगला रूट दिया हुआ है यहाँ पर 5 + कितना है, 5 + √5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसकी बात किया जाए तो ये √5 जो है ना ये नहीं निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा इसका, समझे, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, परिमेय संख्या पूछ रहा है, ठीक है, ये तो होगा नहीं। अब ये रूट 32 भी नहीं निकलेगा, यह भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए इसकी बात क्या है, तो भाई इसको काटने की कोशिश करें तो 0 से 0, इसको काटेंगे तो क्या मतलब है, 5 × 5 15 के 50, इस तरह से निकलेगा। तो 1 का तो रूट निकल जाएगा, लेकिन 10 का रूट नहीं निकलेगा, तो यह भी अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 का रूट 1 होता है, जबकि 144 का जो रूट बाहर निकालेंगे तो कितना होता है, 12 होता है। ये रूट निकल गया, जो P/Q के रूप में होता है, क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार कहता है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो 2 क्रमिक सम संख्या जो है लगातार संख्या जो है ना सम संख्या की बात क्या है, तो उसका एचसीएफ कितना होता है, उसका एचसीएफ 2 होगा, ठीक है। जैसे यहाँ से देखिए 2 और 4 को ले लूँ, ठीक है, ये क्रमिक सम संख्या है। तो इसकी बात किया जाए तो देखिए ये 2 के पारा में 4 क्या मरतबा होता है, 2 मरतबा, ये कटेगा भी तो 2 आएगा, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा भाई,
तो HCF 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार कहता है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आता है, निम्नलिखित π/2 में क्या है। ठीक है, निम्नलिखित जो है ना π/2 में आपको क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको मैं पहले ही बताया था कि π/2 की बात किया जाए तो क्या कहलाएगा, तब बाबू मेरे अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। आपको पता है ना, मैंने पहले ही बताया, सबसे पहला क्वेश्चन था कि π/4 क्या है, परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या, π/3 क्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय। तब पाई जैसे दिखेगा क्या कहेगा, तो अपरिमेय संख्या कहेंगे। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 25 में दिख रहा है आपको स्क्रीन में, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ देखिए √7 √2/√7, उसके बाद √3/√7 और उसके बाद √49/√81। ठीक है, तो देखिए इसमें परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो √7 तो रूट का बाहर नहीं निकलेगा, 7 जो है ना रूट से बाहर नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो √2 नहीं निकलेगा ना √7 निकलेगा फिर से। और अगला देखते हैं, तो √3 भी नहीं निकलेगा ना कटेगा ही, और √7 नहीं निकलेगा परिमेय, तो यह अपरिमेय होगा। अब 49/81, यहाँ देखिए 49 की बात किया जाए, 49/81, तो 49 का 9 साथ ही 49 बाहर निकल जाएगा, 81 का कितना होता है 9, तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, हाँ 25 हो गया ना, 26 कहता है, यहाँ देखिए कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, निम्नलिखित में कौन परिमेय, ये तो हो गया। 26 का निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या की बात किया जाए तो काफ़ी इजी है, यहाँ देखिए बहुत इजी है। ठीक है, अपरिमेय संख्या में आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, √17, √100, √4 और जबकि √16 प्लस √25। ठीक है, तो अगर बात किया जाए अपरिमेय संख्या की, तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। ठीक है, समझने की कोशिश आप कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, यहाँ देखिए √17 दिया हुआ है, उसके बाद कितना दिया हुआ है भाई, उसके बाद √100 दिया हुआ है, उसके बाद दिन अगला जो है ना दिया हुआ है √4, उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो अगला दिया हुआ है √16 25। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए अगर बात किया जाए तो अपरिमेय संख्या इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या, तो यहीं पर हमारा जवाब मिल रहा है, ये सब परिमेय है, क्योंकि 100 का जो वर्गमूल है रूट से बाहर निकालेंगे 10 निकलेगा, 4 का कितना होगा 2 होगा, 16 का कितना होगा 4 होगा, प्लस 25 का कितना होता है 5, 4 5 कितना होगा 9। ये है ना, ये सब परिमेय संख्या है, जबकि ये क्या है अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि x² - 5x + 4 को x का मान क्या होगा। ठीक है, तब पूर्णांक होगा, भिन्न होगा, अपरिमेय संख्या होगा और वास्तविक संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप कुछ समझ लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन x² - 5x + 4 बराबर क्या दिया हुआ 0, ये पूछ रहा है पूर्णांक होगा कि क्या। तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है, तो देखिए पूर्णांक में जो है ना प्लस और माइनस दोनों आता है चिन्ह। ठीक है, तो इसमें देखने की कोशिश करेंगे तो प्लस भी है और क्या है माइनस भी है, तो क्या कहलाएगा पूर्णांक का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, 28 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि संख्या 25 और 50 का एलसीएम का गुणनफल तथा गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो दो संख्या दिया हुआ है, इसका पहला का दिया हुआ 25 और दूसरा का दिया हुआ 50, उसका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कहले का मतलब क्या होगा, गुणनफल कहले का मतलब जो हो गया इसका गुना। ठीक है, तो एचसीएफ का मान इतना है, जबकि इस एचसीएफ एलसीएम का मान कितना है, तो 25 और 50 है, 25 है इसका, 25 है इसका, कितना है 50। अब इसको गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, तो 650 हो जाएगा। कितना होगा 650 नहीं 1250 होगा, गुना करिए 1250 होगा। कितना होगा 1250 होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही आंसर। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है ना कहता है, यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है,
तो अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या को देखने की कोशिश करेंगे तो रूट 7 जो है ना वो परिमेय संख्या हो सकता नहीं, वो होगा ही नहीं। √2/√5 ये तो परिमेय संख्या होगा ही नहीं, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, ना 2 निकलेगा ना 5 निकलेगा, यानी कि 5 नहीं निकलेगा, ना √3 निकलेगा ना √7 निकलेगा। अब यहाँ पर √75/√48 दिया हुआ है, यहाँ देखिए √75/√48। ठीक है, तो मैं अभी मैं बोला था पहले काट कर कि 3 से काटिए तो 3 दूना 6, 5 25, 3 5 15। ठीक है, और इसको 16 मतलब। ठीक है, अगर ये रूट में है तो यहाँ पर रूट का 25 होगा, 25 का रूट 5 होगा, जबकि 16 का रूट कितना बचा, p/q के रूप में आता है। तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। हमसे परिमेय संख्या पूछ रहा था, अब परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब क्या है, परिमेय संख्या होगा ना। ठीक है, चलिए आगे के बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या है तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 64/√36। ठीक है, तो √64/√36 यहाँ पे देखिए √64/√36 इस तरह का दिया हुआ था। 64 का 8 8 64 और 36 का 6, ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पूछ रहा है तो देखिए ये इसका आंसर 2.5 होगा। क्या होगा, 2.5 होगा। रूट में 2.5 का नहीं निकलेगा रूट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी बात सब परिमेय संख्या है। 81 का भी 9 होगा, 49 का भी बात किया जाए तो 3 होगा, 7 होगा, जबकि 9 का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ देखिए 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 .1 है। ठीक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है और सभी गलत। तो देखिए ये सबसे पहले आपको बता दें तो 31 जो है ना 31 बट्टा कहता है एक आगे क्या दिया हुआ, आगे डॉट यहाँ 1 2 1 1 2 2 और इसके बाद डॉट दिया हुआ। ठीक है, तो जैसे आपको डॉट दिखने को मिलेगा ना तो सर जी अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका आंसर अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होता है। तो देखिए 2 संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या होता है। ठीक है, कितनी परिमेय संख्या हो सकता है, तो 2 संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा, तो डी में जाएगा। अब 6/7 का दशमलव रूप क्या होगा भाई, शांत होगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा, सभी गलत। तो देखिए 6/7 जो है ना 6/7 का दशमलव प्रशांत क्या होगा, तो 6/7 को हम सबसे पहले काटेंगे। ठीक है, तो 7 से आपको भाग करना है 6 में, तो क्या होगा, देखिए 7 के पारा में 6 आता है तो नहीं आता है, तो यहाँ पर 0 बैठेंगे, यहाँ पर भी 0, तो यहाँ पर कितना होगा, दशमलव लगा के यहाँ पर हो जाएगा 7 8 56, यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा 0। ठीक है, और उसके बाद 7 चौका 28 7 5 6 35। ठीक है, 35 इस तरह से काट लेंगे। 50 फिर 7 7 49 4 9, फिर कितना बचेगा 1 0 7 7, फिर कितना बचेगा 3 0 7 चौका 28। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बचेगा फिर 0, इस तरह से काटते काटते जाएंगे तो क्या कहलाएगा भाई। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है ना आपको मैं 6/7 का दशमलव प्रशांत होगा वो अशांत होगा। ठीक है, क्या होगा, अशांत होगा, ये कटेगा ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ाइएगा तो शायद नहीं कटेगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, और अगर आपको गलत लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि शांत होगा कि अशांत होगा। ठीक है, जिसका कट जाएगा पूरा का पूरा नीचे की तरफ वो शांत होगा, जबकि जिसका नहीं कटेगा वो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि किसी धन पूर्णांक ए और तथा बी के ए बी तथा मौसा गुने लसा ए बी का लसा निम्नलिखित में किसके बराबर। ठीक है, तो जब 2 संख्याओं की मौसा और लसा की बात क्या है तो क्या होगा, 2 संख्याओं का मौसा और लसा किसके बराबर होता है, तो मौसा को क्या बोलते हैं, मौसा को बोलते हैं मौसा HCF, जबकि लसा के बोलते हैं LCM। ठीक है, तो इसको हम A मानते हैं, इसको B, तो A गुने B यानी कि A और B होगा इसका आंसर। ठीक है, कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, आप A गुने B के रूप में होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि महत्तम समाप्तवर्तक ए बी गुने लसा ए बी। ठीक है, तो क्या किसके बराबर है, तो वही सेम टू ए प्रोसेस है, A गुने B और A B बराबर, तो यहाँ पर इसी के बराबर ना होगा, A गुने B के बराबर
ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा, सी में जाएगा सर जी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को दो धनात्मक पूर्णांकों में किसे प्रकलित करने की तकनीकी है, ठीक है। तो जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की बात किया जाए तो इसमें धनात्मक पूर्णांक की बात किया जाए तो देखिए यूक्लिड विभाजन जो है ना फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस तरह से ही फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला में बात किया जाए तो इसमें कहता है कि किसे धन पूर्णांक में जो है ना परिकलित किया जाता है, तो एचसीएफ की बात किया जाए तो एचसीएफ ही होगा, ठीक है। एचसीएफ ये हमेशा प्लस में आता है, ठीक है, हमेशा किस में आता है, प्लस में आता है। और एचसीएफ की बात किया जाए तो सबसे पहले यही निकलता है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की बात किया जाए तो उसके हिसाब से एचसीएफ ही निकलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड लास्ट होगा ये हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। तो √3 2√2 बटा √2, उसके बाद 4 प्लस √5, उसके बाद ऑप्शन में डी में दिया हुआ है √6, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कौन कहलाएगा बताइए, जो पी बटा क्यू के रूप में होता है क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए √3 दिया हुआ है, √3 की बात किया जाए तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलेगा। अगला जो सवाल दिया हुआ है इसी में है ना, अब ऑप्शन दिया हुआ है 2√2 बट्टा में √2, 2√2 बट्टा में √2, तो इसको हम काटेंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 1 का रूट 1 होता है, जबकि 1 का रूट 1 होता है, 1 का रूट 1 होता है, यहाँ पर 2 गुने यानी कि 2 एकम 2 बट्टा 1 काटेंगे कितना होगा, 2 होगा। तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या, जो रूट से बाहर निकलेगा परिमेय संख्या कहलाएगा। तो ऑप्शन कहेंगे बी में सही आंसर। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक क्या होगा, देखिए तो किसी भी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक की बात किया जाए तो क्या होगा, तो देखिए सम जो है सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है और p की बात किया जाए तो 2p, इसका आंसर क्या होगा 2। अब इसी में पूछ दिया जाएगा कि प्रत्येक सम पूर्णांक के लिए दो विषम पूर्णांक के लिए, समझिए प्रत्येक, इसमें पूछेगा प्रत्येक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, तो हम क्या जवाब देंगे, ठीक है। तो देखिए उस स्थिति में हम जवाब देंगे कि 2p + 1, एक 1 जो है ना ये एक अपरिमेय संख्या, यहीं से स्टार्ट होता है अपरिमेय संख्या, तो इसका आंसर यहाँ तो होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और टेलीग्राम में जुड़ जाइए, जिससे मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लोडिंग करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का एक बार धन्यवाद। और जो छात्र नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।